प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। संविधान के तहत राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आज उसकी आखिरी क्लास, यानी आज हम देखेंगे अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 और साथ ही साथ कुछ ऐसे अनुच्छेदों को देखेंगे जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में तो नहीं है, लेकिन वो भी राज्य के कर्तव्यों के तहत ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पीछे की जितने भी क्लास हुई नीति के निर्देशक तत्वों की वो आपने देखी होंगी। ध्यान ये रखना है कि आजकल मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पहुँचते हैं पहले अनुच्छेद पे। तो अपना पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो ये राष्ट्रीय महत्व है क्या? ध्यान रखना है कि संसद जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे वो, ठीक है, जिन जिन चीज़ों को संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है उन्हीं संस्मारकों, संस्मारक का मतलब स्मारक भी कह सकते हैं, जिनको देख करके किसी की याद, किसी पुरानी घटना की याद आ जाए, जैसे इंडिया गेट, तो इसको भी हम संस्मारक कह सकते हैं। लाल किला, इसको भी हम संस्मारक कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे संस्मारकों के संदर्भ में अनुच्छेद 49 में बताया गया कि संसद विधि द्वारा, ठीक है, संसद का ये कर्तव्य होगा कि ऐसे विधि बनाए जिससे राष्ट्रीय महत्व के इन संस्मारकों, इन स्थानों और इन वस्तुओं का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हेडिंग खाली याद रखनी है। ठीक, अगले अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो इसलिए मैं ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ हो या ना हो लेकिन हमें याद रखना है। जैसे अनुच्छेद 1 याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 50 याद रखना है, अनुच्छेद 100 याद रखना है, अनुच्छेद 150 याद रखना है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 250, 300, 350, ठीक है, और लास्ट में 395। ये इसलिए कि 1 से शुरू हो रहा है, 50 पे जा रहा है, फिर 100 पे जा रहा है, फिर 50, फिर 50 में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 50 कई बार पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अनुच्छेद 50 में क्या दिया हुआ है, या इस तरीके से पूछ लेगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में, तो आंसर अपना अनुच्छेद 50। ठीक, ये अनुच्छेद कहता क्या है? राज्य की लोक सेवाओं में, यहाँ ध्यान रख लेना है, केवल लोक सेवाओं में, ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, तो इसको पहले ये समझ लेना कि ये कार्यपालिका, हम लोगों ने हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में अंतर समझाया था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस में कहा जाए तो यहाँ ये अनुच्छेद ऐसा कह रहा है कि राज्य को ऐसे विधि बनानी चाहिए जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने काम करने में स्वतंत्र रहें और दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। ठीक है, तो यहाँ लोक सेवाओं में या राज्य की जो लोक, यहाँ राज्य का मतलब केंद्र की, ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि कार्यपालिका के दौरान, जैसे एक जिले की बात कर लें तो जिले में 2 सर्वोच्च अधिकारी होंगे, एक तो होगा प्रशासन से संबंधित जिसको हम कहेंगे जिलाधिकारी, और एक न्याय से संबंधित जिसको हम कहते हैं जिला जज। ठीक है, लेकिन दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य ने ऐसी विधि बना रखी है कि अगर मान लीजिए जिलाधिकारी ये कहे कि हम जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, हम इस न्याय में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो उसमें विवाद हो सकता है ना। तो इसलिए ये अनुच्छेद बनाया गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका जब तक जरूरी ना हो तब तक कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, इसी को कहा गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और इसी को हम एक नाम देते हैं शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, ये ध्यान इसलिए रखना है ना आपको कि कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, शक्ति का पृथक्करण। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद है जो शक्ति के पृथक्करण को बताता है या शक्ति के पृथक्करण का अनुसरण करता है। तब भी हमारा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 50, क्योंकि वो न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति को बांट रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ठीक, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि पीछे हम लोग देखा था राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 में, और कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है,
तो यानी कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 51 आखिरी अनुच्छेद। ठीक, कह क्या रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो भारत ने जो है केवल भारत के लिए ही नहीं सोचा, भारत के संविधान में भारत के लोगों के लिए ही नहीं सोचा, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी एक अनुच्छेद यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद कहता क्या है? शुरुआत होती है राज्य से, ठीक है, फिर उसके बाद यह अनुच्छेद बट जाता है 4 भागों में, क ख ग घ। तो क क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, यानी राज्य ऐसे विधि बनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। ठीक है, यह अलग बात है कि जैसे रूस यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है तो भारत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे संविधान में है कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि पूरे अन्य देशों में भारत के अलावा शांति बनी रहे और सुरक्षा की अभिवृद्धि होती रहे। ठीक है, ख क्या कहता है? राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया कि राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि भारत का अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो न्याय संगत हो और सम्मानपूर्ण संबंध बना रहे। ठीक है, ग क्या कहता है? संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। ठीक है, यहाँ संगठित लोगों से मतलब कि भारत अगर किसी संगठन का सदस्य है तो वहाँ से इसको समझना है, क्योंकि संगठन में अकेले तो कोई हो नहीं सकता, तो कई सदस्य होंगे, तो वहाँ इसी चीज़ को संगठन को ना करके संगठित लोगों के। ठीक है, यानी कि भारत अगर किसी संगठन में है तो उस संगठन से जुड़े हुए जो व्यवहार हैं, उस संगठन से जुड़ी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है और उस संगठन के संदर्भ में जो संधि बाध्यताएं हैं उनके प्रति भारत अपना आदर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, घ क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, यानी राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको वो मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करेगा, न कि युद्ध से। इसको समझना होगा ऐसे कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया जिसको हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, और कुछ हिस्सा चाइना ने कब्जा किया है जिसको हम कहते हैं अक्साई चीन। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत उसके लिए युद्ध तो कर नहीं रहा है, भारत इसी अनुच्छेद 51 घ के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय विवाद है तो उसको मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मुकदमा चल रहा है। ठीक है, अब ये तो हुए 51 तक के हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे अनुच्छेद जो राज्य के नीति के निदेशक तत्व में तो नहीं है लेकिन राज्य के कर्तव्य हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य के अन्य कर्तव्य किस किस अनुच्छेद में है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एक अनुच्छेद 335। 335 में क्या कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसको ऐसे समझना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सबसे पहले आरक्षण दिया गया, तो ये देखा गया कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण तो दे दिया गया, अब कहीं नौकरी के लिए कोई एग्जाम हो रहा है, पता चलता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का लड़का माइनस नंबर पा रहा है लेकिन तब भी उसका सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो प्रशासन की दक्षता के लिए वो खरा नहीं उतर रहा है। ठीक है, तो राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि कम से कम न्यूनतम एक मार्क्स तय करे कि इतना पाना जरूरी है, तभी उसके अभ्यर्थन पर यानी कि उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा। शुरुआत में देखा गया कि कई राज्यों ने जो है वोट की राजनीति के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं की। एससी के लिए 10 सीट तो भले ही 10 के 10 जीरो नंबर पाया तो 10 के 10 की भर्ती कर ली, लेकिन बाद में राज्यों ने इसको ध्यान में दिया। जैसे भी उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए और लोक सेवा आयोग की बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो वहाँ पे एक मिनिमम मार्क्स निर्धारित है कि इतना आपको पाना ही पाना है अगले चरण में जाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को इसी एंगल से देखना होगा। तो ऐसा राज्य का कर्तव्य बताया गया 335 में। अगला अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 350 का। तो 350 का कहता है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर, तो दो चीजें ध्यान रखनी है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ उन अल्पसंख्यकों की बात की गई है जो भाषा के रूप में अल्पसंख्यक हैं। तो भाषा अल्पसंख्यक का मतलब कि भारत विविधताओं का देश है और कई तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। तो कोई ऐसी भाषा है जो धीरे धीरे अब कम हो रही है लेकिन अभी भी कुछ लोगों द्वारा बोली जा रही है,
तो वो पूरी या पूरा समुदाय आ गया भाषाई अल्पसंख्यक में। तो राज्य का ऐसा कर्तव्य है, यहाँ बताया गया कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को, तो यहाँ हम उन अल्पसंख्यक वर्गों को भी रख सकते हैं जिनको हमने पीछे देखा था, ठीक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको भी रख सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक की कोई विशेष परिभाषा अपने यहाँ दी नहीं गई है कि धर्म के नाम पे कहेंगे, कि भाषा के नाम पे कहेंगे, ठीक है, कि जाति के नाम पे कहेंगे। तो ऐसे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके बालकों को जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का मतलब 1 से 5 हम मानते हैं प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करने की व्यवस्था करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि पंजाबी, ठीक है, कोई बौद्ध है तो बौद्ध की तो कोई विशेष भाषा है नहीं, ठीक। तो अगर कोई इस तरीके से भाषाई अल्पसंख्यक कोई वर्ग है जहाँ कोई विशेष भाषा बोली जाती है, तो वो राज्य ऐसा चाहेगा कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा लेना चाहते हैं तो राज्य ऐसी विधि बनाएगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 350 ख, ये भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से है। यहाँ ध्यान रखना है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षोपाय से संबंधित विषयों के अन्वेषण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। तो इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई ऐसी भाषा है जो अब विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, अब उसको बचाना है, तो इस अनुच्छेद के तहत ये तय कर दिया गया कि राज्य क्या करेगा, ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक या उस भाषा या उस वर्ग की उस भाषा के बचाव के लिए, रक्षोपाय का मतलब कि उसकी रक्षा करने के लिए किस कारण से इस भाषा का कह सकते हैं कि ह्रास हो रहा है, उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्त करेगा जो ये खोज या जांच पड़ताल करेगा कि आखिर ये भाषा, इसकी अवनति या ये भाषा इतनी नीचे क्यों जा रही है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 350 ख के तहत, ठीक। अगला अनुच्छेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, 350 क और 350 ख ध्यान में रखना है, 335 भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है अपना 351, ठीक। तो 351 क्या कह रहा है, संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे और समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ऐसा राज्य का कर्तव्य बताया गया है, ठीक है, उसको निर्देशित किया गया कि आपका कर्तव्य भाई कि जो भी सत्ता में आएगा वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा। प्रसार का मतलब कि हिंदी को अन्य राज्यों तक या अन्य लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाएगा जो हिंदी नहीं बोलते हैं या हिंदी नहीं जानते हैं। प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे या हिंदी के विकास में वो और अपना योगदान देगा और समृद्धि सुनिश्चित करे, ठीक है। तो ऐसा 351 के तहत कहा गया राज्य का कर्तव्य। अब ये देखना होगा कि जब आपके यहाँ कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछे कि भाई 351 के तहत हिंदी का कितना विकास हुआ। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी भाषाई तौर पर हम अंग्रेजी के गुलाम ही हैं। तो इसके पीछे ये राज्य सरकारों का, यानी कि जो केंद्र सरकार हैं, जो राज्य सरकारें हैं, इनकी यहाँ पे कमजोरी नज़र आती है कि अगर ये चाहते तो कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में जो कम्युनिटी की भाषा है या जो भी भाषा है उसको हिंदी तो किया ही जा सकता था। लेकिन कहा जाता है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी गुलामी की एक निशानी अंग्रेजी भाषा वो छोड़ गए हैं। तो ये 351 के तहत ये संघ का कर्तव्य बताया गया था, लेकिन अब ये देखना ये है कि संघ इसके ऊपर कितना काम करता है, ठीक है। तो ये है राज्य के अन्य कर्तव्य। और इसी में एक चीज़ और हम जोड़ लेते हैं, लिखते नहीं खाली, आप सुन लीजिएगा क्योंकि पीछे हो चुका है, खाली मुझे याद दिलाना है कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों में अंतर। तो क्या क्या अंतर है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में। तो पहला अंतर हम देखते हैं कि मूल अधिकार जो है उनकी प्रकृति नकारात्मक है, ठीक है, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, ठीक। कैसे इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि मूल अधिकारों के तहत राज्य को कुछ चीज करने के लिए कहा जाता है, कुछ चीज करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो नहीं कह दिया गया यानी नकारात्मक, ऐसा नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है। वो राज्य के कर्तव्य है और ऐसा माना जाता है कि राज्य ऐसा करे, ठीक है। दूसरा देखें तो मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, ठीक है, और जबकि निदेशक तत्व राज्य से संबंधित है, ठीक। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करते हैं। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। आगे देखें तो मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं 20-21 को छोड़ करके, जैसा हमने पीछे मूल अधिकारों में पढ़ा था। अनुच्छेद 20-21 को छोड़ दिया जाए
तो बाकी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 352 याद ही होगा, राष्ट्रीय आपात के समय, ठीक है, या राष्ट्रीय आपात लगा हो तो उस समय मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। केवल 20 और 21 ये बना रहता है, लेकिन ऐसा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के साथ नहीं है। यानी जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं उनका निलंबन नहीं किया जाता, ठीक है। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है। जो अगला अंतर है वो ये है कि मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, विभिन्न आधारों पर राज्य इस पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन, रोक लगा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों पर कोई भी निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो कर्तव्य है। आप उनको कर्तव्य करने के लिए कह सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। अगला जो अंतर है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, ठीक है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है, ये अंतर है। अगला अंतर जो हमको देखना है कि मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण से प्रेरित हैं। तो मूल अधिकारों के तहत हम देखें तो व्यक्तिगत कल्याण को वो प्रोत्साहन देते हैं, जबकि नीति के निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। और इसी वजह से नीति के निदेशक तत्वों को एक नाम दिया जाता है कि नीति के निदेशक तत्व समाजवादी हैं, ठीक है। तो ये रहे अपने नीति के निदेशक तत्व। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी इस लेवल पर यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब एसआई का एग्ज़ाम होगा ना, तो इतना अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो थोड़ा सा उसमें मैं जोड़ूंगा, ठीक है, कि नीति निदेशक तत्व से संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ केस आएंगे, ठीक, तो उसको हम वहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको बड़ा करना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब एसआई की क्लास चलेगी तो कुछ चीज़ें और इसमें जुड़ेंगी, ज़्यादा नहीं जुड़ेंगी, थोड़ा बहुत जुड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरे हुए अपने नीति के निदेशक तत्व। तो अब ध्यान रखना है कि अगला जो चैप्टर मैं इसमें ख़त्म करूँगा वो होगा अपना मूल कर्तव्य, ठीक है, यानी भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, वहाँ मूल कर्तव्यों को देखेंगे एक ही क्लास में, ठीक। उसके बाद अपना ये भाग 4 खत्म हो जाएगा। भाग 4 के बाद आएंगे थोड़े दिन ज्योग्राफी पे चलेंगे, या अगर सब कुछ सही रहा तो ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और बाकी आपके 10 क्वेश्चन चल ही रहे हैं, करंट आपको मिल ही रहा है, इतना सब कुछ है। अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करने, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी अपने चैनल के बारे में बताएं, उनको भी अपने चैनल से जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।